और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट आज हैं हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, सवालों को लेने से पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या रहेगा आज खास। बात करेंगे हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, साथ ही PPF के क्या है फीचर्स और उसमें विड्रॉल लिमिट्स क्या है, आप कौन से साल से उसमें विड्रॉल शुरू कर सकते हैं। साथ ही आज की इन्वेस्टमेंट टिप रहेगी रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। पहला सवाल ईमेल के जरिए भेजा है राज रानी ने। इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 10 साल के लिए SBI लाइफ की स्मार्ट परफॉर्मर पॉलिसी ली थी। उम्र इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है 60 साल, यानी कि यूलिप में इन्होंने निवेश किया है। कुछ ये ज्यादा श्योर नहीं है, इन्होंने एक ही प्रीमियम अब तक भरा है और अब ये आगे के बारे में रणनीति जानना चाहती है। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे इनकी एज को देखते हुए क्या यूलिप में निवेश इनके लिए एक सही मूव था, और ऐसे में अब ये क्या कर सकती हैं, क्या ऑप्शंस इनके सामने? वेल पल्लवी, ये सही है कि वो अगर 60 इयर्स की हैं और वो उनका उपदेश जो था वो है इन्वेस्टमेंट, तो यूलिप एक सर्टेनली प्रोडक्ट नहीं है जिसमें उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर इस प्रोडक्ट्स के मैं आपको सिर्फ चार्जेस बता दूं, पहले साल में इनका जो एलोकेशन चार्ज है वो है 8.5%। सो जो इन्होंने 50,000 रुपीज़ दिया है उसका 4,250 रुपीज़ तो उनका चार्जेस के नाम पे ही पहले ही कट चुका है। अगले साल से 5वें साल तक जब तक उनको प्रीमियम भरना है ये चार्ज है 6%। सो 3,000 रुपये हर साल का फिर उसके बाद भी कटेगा। इसके अलावा उसमें एक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है विच इज़ अबाउट 720 रुपीज़ पर एनम। तो ये पूरा आपके 10 साल तक कटने वाला है। मॉर्टेलिटी चार्जेस हैं जो लाइफ कवर का जो कॉस्ट होता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज है विच इज़ फ्रॉम 1% टू 1.25%, और एक गारंटीड NAV प्रोडक्ट है तो उसमें गारंटी का चार्ज भी 0.5% है। सो अगर इन्वेस्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव है एट एज 60, आई थिंक उन्होंने ये प्रोडक्ट लेके सही नहीं किया है। मेरा सुझाव उनके लिए यही रहेगा कि अगर वो ये प्रोडक्ट बंद कर दें और ये जो 50,000 अगले साल से कोई दूसरे प्रोडक्ट में निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्हें अभी ये सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि कंपनी को उन्हें इंटीमेट करना है कि उन्हें आगे से ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है। एक डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लगेगा विच इज़ मैक्सिमम 6,000 रुपीज़। ये इनके फंड वैल्यू में से कट जाएगा और पूरा बैलेंस जो है वो एक डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा जिसमें उन्हें 3.5% के आसपास उनको ब्याज मिलेगा, और ये फंड उनको एंड ऑफ 5 इयर्स के बाद ही मिलेगा। वो अभी उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि ये टर्म्स कंडीशंस IRDA से सेट किए गए हैं कि 5 साल तो उन्हें वेट करना होगा। तो ये सब करने के बाद आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे दैट वो अपना फंड अब अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकती हैं। अगर एक ऑप्शन और है, अगर ये पॉलिसी आए हुए उन्हें सिर्फ 15 दिन हुए हैं तो एक फ्री लुक पीरियड में ये पॉलिसी रिटर्न कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी को। वो सिर्फ कपल ऑफ चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, मेडिकल कॉस्ट, ये सब कट करके उनका पूरा पैसा आज ही रिफंड दे देंगे। तो ये जैसा इन्होंने ईमेल में मेंशन भी किया था, इन्होंने 1 साल का प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया है, तो शायद फ्री लुक पीरियड से तो ये बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस इन्हें लगेंगे, जैसा आपने बताया 5 साल तक इसमें से एग्जिट नहीं कर सकती हैं, तो ये जो इनका प्रीमियम का अमाउंट बच रहा है ये किस तरफ डाइवर्ट कर सकती हैं अपने इन्वेस्टमेंट को? ये अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं एट द एज ऑफ 60, इनका एक हम अगर प्रोफाइलिंग पहले समझना होगा कि ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती हैं कि डेट में रखना चाहती हैं, कितना डिपेंडेंसी है एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। जब ये सारी चीज़ हमें पता हो तो एक सजेशन देना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो इस फंड को एक्चुअली करना क्या चाहती हैं इस पैसे से, तभी उनको सजेशन देना ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, तो आपका जो लक्ष्य है उसके मुताबिक आपका विकल्प यहाँ पर डिसाइड होता है। और जैसा कि आपने बताया कि इस यूलिप में आपने निवेश किया है तो आप इसको एग्जिट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ डिसकंटिन्यू जरूर कर सकते हैं, और 5 साल के बाद आपका वो पैसा जो डिसकंटिन्यूएशन चार्ज के तौर पे कटेगा वो आपको वापस मिल सकता है। एक कॉलर इस वक्त लाइन पे हमारे साथ शालिनी है जयपुर से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं ना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है बजाय इसके कि मैं एक रियल एस्टेट में जाऊँ? और किस तरह से निवेश आप करेंगी, कितने साल के लिए करना चाहती हैं, और आपके पास आप वन टाइम करना चाहती हैं या फिर हर महीने, किस तरह से आप जाना चाहती हैं गोल्ड में निवेश करने के लिए? गोल्ड में मैं फॉर वन टाइम जाना चाहूंगी क्योंकि एक्चुअली आई एम न्यू इन दिस फील्ड, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका बेटर रिटर्न मिलता है एक्चुअली। चलिए, आपको हमारे एक्सपर्ट हैं वो राय देंगे। हर्षवर्धन, जैसे इन्होंने मेंशन भी किया है ये एक मुश्त निवेश करने की सोच रही हैं, यानी कि सरप्लस है शायद इनके पास, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं, और किस तरह से इनको जाना चाहिए, गोल्ड में रिटर्न्स किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकती हैं?
शालिनी, हम अगर हिस्टोरिकली देखें, गोल्ड इज एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो जो इन्फ्लेशन का रेट है उसी के आसपास आप गोल्ड से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हैं। हालांकि लास्ट के 2-3 साल गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर आप नया निवेश करना चाहती हैं तो ये एक्सपेक्ट करिए कि आपको गोल्ड से करीबन 8% के आसपास रिटर्न मिलेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो ही आप गोल्ड में निवेश करिए। जहां तक किस प्रकार में आप गोल्ड खरीद सकती हैं, मैं सुझाव दूंगा कि आप गोल्ड ETF का रुख करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके गोल्ड ETF के काफ़ी फायदे हैं। ये आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, वहाँ से खरीदने होते हैं, तो कन्वीनियंस बहुत है। आपके जैसे शेयर्स खरीदते हैं उसी प्रकार आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं। इसमें जो प्राइसिंग है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। बाइंग और सेलिंग के दोनों के टाइम आपको एक्चुअल गोल्ड प्राइसेस ही के रिफ्लेक्शन होते हैं। जब आप फिजिकल खरीदते हैं उसमें ज्वेलर का मार्जिन, कॉइन मेकिंग चार्जेस, ये सब बहुत सारे खर्चे उसमें जुड़ जाते हैं। ऑनलाइन आप खरीदते ये ETF के रूट से खरीदते हैं तो आपको वैट भी नहीं लगता। इसमें प्योरिटी की जो अश्योरेंस होता है वो भी है। इसमें आपको बिल्कुल डर नहीं है कि आपको मिलावट आने वाली है कि नहीं। तीसरी बात ये कि अगर टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा आप 1 साल के भीतर ही ले सकते हैं, आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 1 ईयर, एंड फिजिकल गोल्ड में आपको उसके लिए 3 साल रुकना पड़ता है। तो ये सब हम अगर बेनिफिट्स देखें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, गोल्ड ETF के रूट से किया हुआ बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और फाइनली हमने प्रैक्टिकली ये भी देखा है कि फिजिकल गोल्ड के साथ काफ़ी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते भी तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि आप ये डिसीजन लेके आपको बेचना चाहिए कि नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिसीजन लेना हमने देखा है कि थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। जी हाँ, तो शालिनी, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने आपको सजेस्ट किया है, अगर आप फिजिकल गोल्ड की तरफ लेने की सोच रहे हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप ETF का रुख करें। करना सिर्फ आपको होगा, आपको डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा और आप ETF में हर महीने एक मुश्त निवेश कर सकती हैं। और इसी नोट पर एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। देविंदर कौर है पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए क्या जानना चाहती हैं। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जानिए, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं। हाँ जी मैम, मेरा PPF अकाउंट है SBI में, तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितनी अमाउंट हम वहाँ से विथड्रॉ कब करवा सकते हैं? आपने कब खोला है देविंदर? ये अब कितना टाइम हो गया आपको ये अकाउंट? नहीं, रिसेंटली, अभी तकरीबन 10-15 दिन की बात ही है अभी। तो हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। हर्षवर्धन, जैसा इन्होंने मेंशन किया, अभी हाल ही में इन्होंने खोला है, ज्यादा फीचर्स भी ये नहीं जानती है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर जानकारी लेना चाह रही हैं और साथ ही ये विड्रॉल के बारे में जानना चाहती हैं। हर्षवर्धन, थोड़ा बताएंगे विड्रॉल लिमिट्स क्या रहती हैं और PPF के जो बाकी फीचर्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स है, वो जरा आप व्यूअर्स को बताइए। पहली बात देवेंद्र जी, जो PPF की जो ब्याज दरें हैं वो अभी तक फिक्स्ड हुआ करती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसे वेरिएबल कर दिया है। इनके जो रेट्स हैं वो 10 इयर्स के जो GSEC के बॉन्ड्स होते हैं उनसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो 0.25% जो भी रेट होगा उससे ज़्यादा मिलता है। करंटली PPF पे आपको 8.8% के आसपास ब्याज मिल रहा है। अभी जहाँ तक विड्रॉल की बात होती है, PPF से आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे जो भी आपका वैल्यू है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, और 4 साल के एंड में जो उसका जो भी उसकी जो बैलेंस होता है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन है विच इज जिस साल में आप निकालने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर में जो भी उसका बैलेंस है उसका आधा, जो भी लोअर है, विच एवर इज लोअर, आप वो उतना विड्रॉ कर सकती हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है PPF में, जो 3 साल 3rd फाइनेंशियल ईयर के बाद मिलता है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। उसमें भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप अगर PPF में विड्रॉल पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि ये एक प्रोडक्ट लिक्विडिटी वाइज आपको बेटर नहीं है। इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन है। 15 साल का डिपॉजिट है ये तो, और रिटर्न्स जो है वो टैक्स फ्री हैं। बहुत ही अच्छा एक डेट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप विड्रॉल का आपका मेजर कंसर्न है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। जी, तो यानी कि जो PPF अकाउंट है उसमें काफ़ी लिक्विडिटी बेनिफिट्स भी हैं। और जो विड्रॉल की आपने यहाँ पर पूछा था कि विड्रॉल आप कब से कर सकते हैं, तो 5 साल पूरे करने के बाद आप 6th ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा विड्रॉल कर सकती है। लिमिटेशन उसमें ये रहेगी कि पिछले साल में आपने जितना भी अमाउंट जमा किया उसका 50% ज़्यादा आपने निकाल नहीं सकती हैं। पर लंबी अवधि के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है और आप इसको डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ सकती हैं। एक और सवाल लेते हैं ईमेल के जरिए। दक्षा बेन है, ये वडोदरा गुजरात से, इन्होंने सवाल भेजा है। इनके हस्बैंड जो है रिटायर होने वाले हैं और इन्होंने पूछा है कि रिटायरमेंट पर इन्हें 32 लाख रुपए मिलेंगे। आगे चल के ये पोर्टफोलियो बनाना चाह रही ताकि इन्हें हर महीने 20,000 रुपए की मासिक आय मिल सके। किस तरह से देखते हैं? और इन्होंने जैसे एज भी मेंशन की है, रिस्क लेना इनके लिए ज्यादा इस वक्त ठीक नहीं होगा, ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं इनके सामने? हर्षवर्धन, क्या राय देंगे आप इनको?
पल्लवी, क्योंकि ये रिटायरमेंट कॉर्पस है, ये ज़रूरी है कि ये समझें कि इन्हें कैसे, बहुत ही श्योर होना चाहिए कि ये कैसे इन्वेस्ट करें। अगर ये फाइनेंशियली सेवी नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि एक डेट फंड में, ये डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। इनका उद्देश्य ये है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 20,000 रुपये हर महीना चाहते हैं फ्रॉम दिस 32 लैक्स। इनके लिए ये पॉसिबल है कि 20,000 रुपये उनको मिल जाए अगर ये मार्केट में लिस्टेड हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो लिस्टेड हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ ने इशू किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हुडको, आरईसी, इनके बॉन्ड्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। अगर ये इनमें निवेश करती हैं, जिनका ब्याज करीबन 7.5 to 8% आज की तारीख में है, तो इन्हें इनका 20,000 रुपीज़ पर मंथ टैक्स फ्री इनकम मिल जाएगी। तो इसमें कोई इनकम टैक्स भरना नहीं है। जो उनका ऑब्जेक्टिव है 20,000, वो उन्हें मिल सकता है। सो इट इज़ बेटर कि अगर ये इस डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो इनका एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, क्योंकि एक रेटेड बॉन्ड्स में कर रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के इशूवेंस है। और फाइनली अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो क्योंकि ये लिस्टेड है, जिस प्रकार ये सेकेंडरी मार्केट से खरीद रही हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में उसे बेच भी सकती हैं। तो अगर एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो लिक्विडिटी भी इनके पास अवेलेबल है। जी, वेलकम बैक। ये शो का लास्ट सेगमेंट है। हमारे सभी फीमेल व्यूअर्स के लिए हमारे एक्सपर्ट एक खास इन्वेस्टमेंट टिप देते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट है हर्षवर्धन रुंगटा। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या टिप लेकर आए हैं आप? वेल पल्लवी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट की हमने अभी इसी शो पे बात की है। रिटायरमेंट कॉर्पस के अगर आपके पास आपकी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उसके बाद आप कहाँ निवेश करना वो डिसाइड करें, क्योंकि ये आपका फाइनल कॉर्पस है। आपने अपनी ज़िंदगी भर जो काम किया है उसका अभी आपके पास जो कॉर्पस मिला है, इससे आप गलतियाँ नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लें। उनकी जो फीस हैं वो आप भर के, और फिर जितना भी आपको डाउट है वो पूरा डाउट्स आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिस्कस करें और फिर इसे निवेश करें। अक्सर हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने आसपास अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल फील्ड से हैं ही नहीं, उनसे सुझाव लेते हैं। आपके पास, जैसे मैंने बताया, कोई मौका नहीं होता है इस फंड के साथ गलती करने का, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। अगर कुछ गलती होती है तो आपका पूरा रिटायरमेंट एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन दे के ही अपना रिटायरमेंट कॉर्पस का इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक आपसे यहाँ पर राय लेना चाहेंगे हर्षवर्धन की कौन सी एज से एग्जैक्टली रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत होनी चाहिए? वैसे तो अगर आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम समय में फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत की जाए उतना अच्छा है, लेकिन रिटायरमेंट की खासतौर पर हम बात करें तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर रिटायरमेंट की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए? वेल पल्लवी, मैं कहना चाहूँगा जिस दिन से आपने पहला जॉब किया या पहली इनकम आपको जिस दिन से आती है, उसी दिन आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है। आपका रिटायरमेंट कितना सुखद होगा ये उसी पर डिपेंड करता है कि आपने कितना कॉर्पस इकट्ठा किया है। सो अगर आप बहुत शुरुआत से ही इसकी प्लानिंग करते हैं, एक छोटा सम आप अपनी इनकम का अलग से रखने लग जाते हैं रिटायरमेंट के लिए, आपका रिटायरमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो जितनी जल्दी करें उतनी बेटर है आपके लिए। जी, तो प्रोफेशनल एडवाइस यहाँ पर आपको ज़रूर लेनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग की, और अगर आप सोच रही हैं और सोचना भी चाहिए। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए और इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए।